डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 26। अग्नि अक्षरा की वेस्ट में हाथ डालकर उसे खुद से भी चिपका लेता है और अपना मास्क उतार कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, कौन है ये केडी जिसका चेहरा देखने के लिए तुम इतनी बेताब हो कि अपनी जान की परवाह भी नहीं तुम्हें। अक्षरा एक स्माइल के साथ कहती है, यही जान मेरी उसने 3 साल पहले बचाई थी। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने जिंदा नहीं खड़ी होती, मैं तो 3 साल पहले ही मर जाती। अगर वो खुद की जान की बिना परवाह किए मुझे नहीं बचाते तो। अग्नि कंफ्यूज होकर अक्षरा को देखने लगता है और कहता है, जान बचाई है इसका मतलब अब तुम उसके पीछे ही पड़ जाओगी। अक्षरा, हाँ, अब वो मेरे लिए सेकंड ऑप्शन जो है। अग्नि गुस्से से, गोल गोल बातें घुमाना बंद करो और मुझे सीधे सीधे सब कुछ बताओ। अक्षरा बहुत ही प्यार से कहती है, मिस्टर केडी की आंखें बहुत ही प्यारी है। मैं जब भी उनसे मिली हूँ तो उनकी आंखों को देखकर हर बार हिप्नोटाइज हुई हूँ। सोचो अगर उनकी आंखें इतनी प्यारी है तो फेस कितना प्यारा होगा। अग्नि गुस्से से अक्षरा को घूरने लगता है और अक्षरा उसके गुस्से में और आग में घी डालने का काम करती हुई उससे कहती है, वो मेरे सेकंड ऑप्शन है। उससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। अब आप तो किसी और के लिए बुक हो चुके हैं, एंगेजमेंट हो ही गई आपकी, अब शादी भी हो ही जाएगी, तो फिर मैं आपके पीछे पड़कर क्या करूंगी। अग्नि, तुमने तो डांस करते हुए कहा था कि तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगी। अक्षरा इनोसेंट बनकर कहती है, अब मेरे कहने से क्या होता है मिस्टर किल, अब आपकी शादी तो इस हफ्ते होने ही वाली है और आप खुद मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे दूर रहूं, और अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे लिए सेकंड ऑप्शन ना बने तो आप मेरे पहले ऑप्शन है, फिर आप ही मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अग्नि ये सुनकर गुस्से से अक्षरा को खुद से दूर करते हुए कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अक्षरा एक स्माइल के साथ, इसीलिए तो मैं केडी का चेहरा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। एक, मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी जान बचाने वाला कैसा दिखता है, और दूसरा, अगर वो स्मार्ट दिखता होगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अब आपके भरोसे कब तक सिंगल बैठी रह सकती हूँ। अग्नि की गुस्से से नशे तन जाती है और भी अक्षरा को उसके शोल्डर से पकड़कर कार से सटाकर अपने दांत भींचते हुए कहता है, तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, कोई दूसरा आदमी अगर तुम्हारे करीब भी आएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर, और आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगी ना? ना मिस्टर किलर, बिल्कुल भी नहीं। और आपको क्या तकलीफ होती है जब कोई दूसरा मर्द मेरे करीब आता है? आप खुद तो मुझसे शादी नहीं करोगे और किसी दूसरे से भी मेरी शादी नहीं होने दोगे। आप अपना एक रूल बनाए, आपको मेरे करीब आकर मुझे अपनाना है या फिर मुझसे दूर रहकर मिस कायनात का होना है। अग्नि जैसे ही अक्षरा के मुंह से उससे दूर रहने के बात सुनता है, उसके दिल में एक बेचैनी होने लगती है और वो अक्षरा से कहता है, अगर तुम्हें दूर ही जाना है तो तुम मेरे करीब आए ही क्यों? तुमने ये प्यार मोहब्बत भरी बातें की मुझसे, क्या ये सब झूठ था? अक्षरा, झूठ नहीं तब था और ना ही अब है, प्यार अब भी है आपसे, लेकिन ऐसा प्यार का क्या मतलब जब वो आपका हो ही ना सके। और मैंने कहा है आपको, या तो आप मुझे अपना ले या फिर मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं नहीं देख सकती आपको कायनात के साथ। मुझे भी दर्द होता है, बेचैनी होती है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं है। अग्नि ये सुनकर चुप हो जाता है। अक्षरा उसे खुद से दूर करके कहती है, खैर मुझे नहीं जानना आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, टाइम आने पर जो मुझे चाहिए होगा मैं वो ले ही लूंगी। फिलहाल तो मुझे मेरे हिप्नोटाइज आंखों वाले के बारे में पता करना है, क्योंकि अभी वो मुंबई में ही है। कहते हुए अक्षरा आगे बढ़कर अग्नि के गाल पर जल्दी से एक बेबी किस कर देती है और मुस्कुराते हुए गाते हुए अपनी कार को और जाने लगती है। अखियां ले जाए मेरी जान, ओ सोने सीने मुझको बचाए तेरी, हाँ गल मेरी मंजा तू मेरा बन जा, के मीठी मीठी नींदरा दा ख्वाब है तू, है मेरा क्या कसूर तू देन दिए सुकून, जो उतरे ना ऐसी वो शराब है तू। कहते हुए अक्षरा कार में बैठ जाती है और अग्नि की ओर एक फ्लाइंग किस करके अपनी कार स्टार्ट करके वाहन से चली जाती है। वहीं अक्षरा के मुंह से ये लिरिक्स और फ्लाइंग किस देखकर अग्नि के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो जाते हुए अक्षरा की कार को देखने लगता है और तब तक देखता है जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। फिर वो भी अपनी कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़ता है और घर जाकर अपने रूम में जाता है और एक वाइन की बोतल को खोलकर सीधा सोफे पर बैठकर उसे अपने मुंह से लगा लेता है और वाइन पीते हुए अक्षरा के बारे में सोचने लगता है। इधर अक्षरा इस वक्त सूर्य सिंह चौहान के घर आई हुई थी। वो हॉल में सोफे पर बैठकर इस वक्त सूर्य जी से कह रही थी, अंकल मैंने आपके बेटे के दिमाग को पूरा हिला दिया है, मेरी बातों से सच में अग्नि इरिटेट हो गए होंगे।
तभी एक 21 साल की लड़की एक लॉन ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई कहती है, आपको भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए अक्षरा। अक्षरा ये सुनकर उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है, ध्रुवी मुझे भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई की आगे का मैं क्या करूं समझता ही नहीं है। उसके आसपास ही उसके दुश्मन साथ है जो उसे मारना चाहते हैं। ध्रुवी अक्षरा के पास सोफे पर बैठकर कहती है, ये तो आपने सही कहा, वो कायनात भाई के साथ रहकर उनके साथ गेम खेल रही है और भाई को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। अक्षरा, इसीलिए तो अब मुझे उनका दिमाग खराब करना है ताकि वो उस चुड़ैल को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। पता भी है जब उसके मुंह से चौहान साहब सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरी चीनी अपने मुंह में लाकर फिर प्यार से कहती है, चौहान साहब मैं आपके एंगेजमेंट वाले डिसीजन से बहुत खुश हूँ। अक्षरा ये सब कायनात की तरह एक्टिंग करती हुई कहती है, जिसे देखकर सूर्य जी और ध्रुवी की हंसी छूट जाती है और फिर सूर्य जी अपनी हंसी कंट्रोल करके कहते हैं, अक्षरा बेटा तुम उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना, तुम्हें पता है ना अग्नि बचपन से ही ऐसा है। अक्षरा, हाँ अंकल आई नो को वो बचपन से ही ऐसे गुस्से वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझना चाहिए ना कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। अब आपको ही देख लीजिए आप कैसे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं बिना उनकी नज़रों में आए, फिर भी वो आपसे नफरत करते हैं। अगर उन्हें सच पता चल गया तो देखना इनकी सारी नफरत प्यार में बदल जाएगी। सूर्य जी, नहीं बेटा अभी उन दोनों को उस सच के बारे में नहीं बताना है, तुम बस इतना देखो कि किसी तरह कायनात और अग्नि की शादी नहीं होनी चाहिए। अक्षरा, अंकल आप बेफिक्र रहिए, उस दिन के लिए तो मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। ध्रुवी और अक्षरा, आपके इस प्लान में बहुत मुश्किल आने वाली है। उस दिन भाई को जब ये सब पता चलेगा तो वो आपसे बहुत नफरत करने लगेंगे। अक्षरा, ध्रुवी अगर उन्हें बचाने के लिए उनकी नफरत भी झेलनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं और बाकी उसी दिन देखा जाएगा जो होना है। सूर्य जी, चलो अब उसकी छोड़ो और ये बताओ तुम्हें केडी के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। अक्षरा, नहीं अंकल, आज फिर उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया, बस रेस में हारे 2 बातें की और फिर चले गए। उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एक वही है जो हमें सच तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो रुकते ही कहाँ है, आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह निकल जाते हैं। सूर्य जी, अब उससे सच पता करवाने के लिए पहले उसे पकड़ना होगा। अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ कहती है, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, केडी बहुत जल्द हमारी पकड़ में होंगे। उसके बाद उससे सारा सच पता करके हम ध्रुव जीजू और अग्नि को बता देंगे, जिसके बाद से उन दोनों को सब सच पता चल जाएगा। ध्रुवी, क्या बात है, अभी से ध्रुव जीजू अब अपने जीजू से मिल चुकी है तो मुझे भी मेरी भाभी से मिलवा दो। अक्षरा, किसने मना किया है, कल घर आकर मिल लेना, बस मेरी उस बुआ से बचकर रहना, वो अभी घर पर ही आई हुई है, दी को शादी होने के बाद ही घर से जाएगी नागिन। सूर्य जी, अक्षरा बच्चे गिव रिस्पेक्ट। अक्षरा मुंह बनाते हुए कहती है, अंकल रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती है जो इसके काबिल हो और वो नागिन इसके तो बिल्कुल काबिल नहीं है। ध्रुवी, डैड अक्षरा सही कह रही है, वो बुआ जी सच में रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। सूर्य जी उन दोनों को देखकर ना में अपना सिर हिला देते हैं जैसे कह रहे हो कि तुम दोनों को समझाना बेकार है। फिर ध्रुवी सूर्य जी से, डैड मुझे भी अपने प्यारे भाइयों की शादी में जाना है। सूर्य जी, नहीं ध्रुवी बच्चे तुम वहां अभी नहीं जाओगी, तुम्हें देखकर वो तुम पर मेरा सारा गुस्सा निकाल देंगे। अक्षरा, हाँ ध्रुवी अंकल सही कह रहे हैं, जब मेरी शादी अग्नि से हो जाएगी तो तुम उसी घर में रहने आ जाना, अभी नहीं। ध्रुवी खुश होते हुए, सच में मैं वहां रहने आ सकती हूँ। अक्षरा, हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देती है। सूर्य जी उन दोनों को देखकर कहते हैं, चलो अब सो जाओ, टाइम बहुत हो गया है, बच्चों को टाइम से सो जाना चाहिए। अक्षरा, क्यों, बड़ों के लिए सूरज अलग से टाइम निकाल कर निकलता है, सो तो बड़ों को भी टाइम पर ही चाहिए। सूर्य जो सोफे से खड़े होकर कहता है, हाँ मेरी माँ मैं भी सोने का रहा हूँ, अब तुम दोनों भी सोने जाओ, तुमसे मैं बहस में नहीं जीत सकता। अक्षरा ये सुनकर हंस देती है और फिर अक्षरा और ध्रुवी दोनों ही एक रूम में सोने चली जाती है और सूर्य जी भी अपने रूम में जाकर अग्नि और ध्रुव के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। सुबह का समय। अक्षरा सुबह सुबह जी चौहान मैंशन आ चुकी थी। इस वक्त वो हॉल में बैठी हुई अपना फोन चला रही थी। वही ध्रुव और रहाना अभी तक सो रहे थे और विक्रांत, विनायक, अग्नि और लक्ष्य चारों जी इस वक्त जिम में थे और उन सभी के साथ थी अक्षी, जो इस वक्त अग्नि की पीठ पर बैठी हुई थी, जो पुशअप कर रहा था। अक्षी उसकी पीठ पर बैठकर उसके पुशअप गिन रही थी। अक्षी ने अग्नि से कहा था कि वो 100 पुशअप भी नहीं कर सकता। ये बात अग्नि के मेल ईगो के हट कर जाती है और वो अक्षी को अपनी पीठ पर बिठाकर पुशअप करने लगता है और बाकी तीनों अपनी एक्सरसाइज करते हुए उन दोनों को देखने लगते हैं। अग्नि जैसे ही अब पुशअप करता है, अक्षी कहती है 56। अग्नि अगली पुशअप करते हुए कहता है
लिटिल कैट, पिछले 5 मिनट से तुम 56 पर ही अटकी हुई हो, तुम्हें इससे आगे काउंटिंग नहीं सिखाई क्या तुम्हारी मासी ने? अक्षी जैसे ही ये सुनती है वो काउंटिंग को बैक कर देती है और गुस्से से कहती है 25 हुए हैं अभी आपके पुशअप। अग्नि, तुम्हें सच में काउंटिंग नहीं आती? तुम नीचे उतरो, मैंने 10 मिनट पहले ही 100 पुशअप कर दिए थे, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी काउंटिंग 100 तक ही नहीं आ रही है। अक्षी, बहाने बना रहे हैं, बस आपसे होता कुछ नहीं है, बस 100 पुशअप में आप थक गए। आपको पता है माछी ने मुझे बताया था कि मेरे डैड 1 घंटे में पूरे 500 पुशअप करते थे कि उनके साथ मेरी माछी 250 पुशअप कर लेती थी। अग्नि, आपकी मासी आपके डैड के साथ क्यों पुशअप करती थी? अक्षी, क्योंकि मेरे डैड मेरी माछी के कोच थे, इसीलिए मेरे डैड माछी को पूरी ट्रेनिंग देते थे। अग्नि हैरान होकर, किस चीज को ट्रेनिंग? अक्षी उसकी पीठ से उतरकर उसके सामने आकर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर कहती है, मैं आपको अपनी माछी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी वरना आप उनके फैन हो जाओगे। अग्नि अपनी आंखें छोटी कर अपने सामने खड़ी अक्षी को घूरने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी मासी के बारे में जितना भी जान लूं लेकिन उसका फैन कभी नहीं बनूंगा। अक्षी, बनने लायक भी नहीं है आप उनके फैन। उनके फैन तो ये बन सकते हैं। कहते हुए अक्षी लक्ष्य की ओर अपनी फिंगर से इशारा कर देती है। लक्ष्य ये देखकर स्माइल करने लगता है और फिर कहता है, अक्षी आप मुझे बता सकती है अपनी मासी के बारे में, क्या पता मैं उनके बिगेस्ट फैन बन जाऊं। अक्षी ये सुनकर मुंह फुलाते हुए कहती है, नहीं, माछी की सबसे बड़ी फैन तो मैं ही हूं और मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आपका ये गंदे अंकल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या पता मेरी माछी के बारे में मैं आपको बताऊं और आप इन खड़ूस अंकल को बता दो। ये सुनकर लक्ष्य और अग्नि दोनों ही अक्षी को मुंह फाड़े देखने लगते हैं। वहीं विक्रांत और विनायक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अग्नि जैसे ही अक्षी से कुछ कहने वाला होता है उसी वक्त जिम रूम का डोर खुलता है और अक्षरा कैजुअल कपड़ों में अंदर आती है और अक्षी को देखने लगती है। वही अग्नि जैसे ही अक्षरा को देखता है उसे कल रात की बात याद आ जाती है और वो एकटक अक्षरा को देखने लगता है। और विनायक तो अक्षरा को देखते ही अपनी एक्सरसाइज बंद करके उसकी ओर अपने कदम अक्षरा की ओर बढ़ा देता है और उसके पास जाकर कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, कैसी हो तुम? अक्षरा उसे इग्नोर करके अक्षी की ओर जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर कहती है, प्रिंसेस चलो अपने घर चलते हैं। विनायक का बेचारे का पोपट बन चुका था। वहीं अग्नि ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे अक्षरा का सेकंड ऑप्शन केडी वाली बात याद आ जाती है जिससे उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं आते। अक्षी उसे गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, हाँ माछी, यहाँ पर वैसे भी बड़े ही कमजोर लोग रहते हैं, उनसे तो एक टास्क ठीक से पूरा भी नहीं होता। ये सब अक्षी अग्नि की ओर देखकर कहती है। अग्नि और अक्षी एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं। एपिसोड 27। अक्षी और अग्नि एक दूसरे को अपना खा जाने वाली नजरों से घूरने लगते हैं। अक्षरा ये देखकर जल्दी से अक्षी से कहती है, अक्षी हानादी कहाँ है? अक्षी ये सुनकर अक्षरा की तरफ देखने लगती है और कहती है, मम तो होने वाले डैडी के साथ सो रही है। मैं खुद देखकर आई थी उन्हें रूम में और जब मैं गई तो मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे और बैडमैन मम के। इससे आगे अक्षी कुछ कह पाती अक्षरा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख किया और कहा, बस प्रिंसेस, मुझे और नहीं जानना है। अब उनके उठने का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर घर चलते हैं। कहते हुए अक्षरा अग्नि को देखने लगती है जो अब उठकर टॉवल से अपनी गर्दन पर आया हुआ पसीना साफ करते हुए अक्षरा को ही देख रहा था। अक्षरा उससे अपनी नजरें फेर लेती है और तभी लक्ष्य अक्षरा के सामने आकर कहता है, आप इंतजार करते करते थक गई होंगी, आइए मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता बना देता हूँ। अक्षरा कुछ कह पाती उससे पहले अक्षी मुस्कुराते हुए लक्ष्य से कहती है, आपको खाना बनाना आता है? लक्ष्य, येस प्रिंसेस, मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी पैनकेक बना दूं। अक्षरा, नहीं, रहने दो लक्ष्य, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं और तुम खाना बनाने से पहले फ्रेश हो जाओ, देखकर ही लग रहा है बहुत एक्सरसाइज की है तुमने। अग्नि उसे देखकर अपने मन में कहता है, इससे ज्यादा एक्सरसाइज तो मैंने की है, एक नज़र मुझे भी देखकर कह दो। जब देखो इस गधे से बातें करती रहती है और मुझसे बस 2 प्यार भरे शब्द कहेगी और आगे दिन इग्नोर करने लगेगी। अब मैं भी तुम्हें इग्नोर करूंगा, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो तुम जाओ, आई जस्ट फुकिंग डोंट केयर। और कल से मेरी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, आई ओनली कंसंट्रेट ऑन माई जान। कहते हुए अग्नि अक्षरा की साइड में से निकलकर उसे इग्नोर करता हुआ जिम रूम से बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे विनायक, अक्षरा, अक्षी, लक्ष्य और विक्रांत भी बाहर चले जाते हैं। सभी बॉयज अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं अक्षरा और अक्षी दोनों ही हॉल में चले जाते हैं और अक्षरा अक्षी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी मारिया आंटी उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आ जाती है।
अक्षी उन्हें देखकर कहती है, मारिया आंटी आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू ब्रेकफास्ट के लिए। मारिया जी अक्षी के ये टूटे फूटे शब्द सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, योर वेलकम बेटा, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बेझिझक कह देना। अक्षी जी जरूर। अक्षरा भी मरियम आंटी को थैंक यू कहती है और फिर चाय पीने लगती है और अक्षी को भी पिलाने लगती है। मारिया आंटी उन्हें एक नज़र देखकर मुस्कुराती हुई किचन में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद अक्षरा और अक्षी जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं उसी वक्त सीढ़ियों से अग्नि उतरता हुआ आता है। उसने इस वक्त एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था और बालों को अच्छे से जेल से सेट किया हुआ था और हाथ में गोल्डन वॉच और पैरों में ब्लैक शूज। अग्नि बड़े ही एटीट्यूड से हॉल में चलकर आता है और डाइनिंग टेबल पर आकर हेड चेयर पर बैठ जाता है और अपने बिल्कुल सीध में बैठी हुई अक्षरा और अक्षी को देखने लगता है। वहीं अक्षी उसे देखकर धीरे से अक्षरा से कहती है, माछी खुद को तो ये शेर समझते हैं और दूसरों को गधा कहते हैं। अक्षी ने इतने भी धीरे नहीं कहा था कि अग्नि सुन ना सके। अग्नि जब अक्षी के मुंह से ये सुनता है तो अपनी आंखें छोटी की उसे घूरने लगता है और मन में कहता है, इस लिटिल कैट ने कब मुझे लक्ष्य को गधा कहते हुए सुन लिया। कहते हुए अक्षी को घूरने लगता है। उसी वक्त मारिया आंटी उसके लिए सैलेड और ब्लैक कॉफ़ी लेकर आती है और फिर से किचन में चली जाती है। वही अक्षरा तो बस अपना फ़ोन निकालकर बहुत ध्यान से उसमें कुछ देखने लगती है और अक्षी उसकी गोद से उठकर अग्नि की ओर चली जाती है और उसकी पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अक्षरा उसे एक नज़र देखती है और फिर से अपने फ़ोन में देखने लगती है। इधर अग्नि जिसने अभी सैलेड की एक बाइट ही ली थी वो अक्षी को अपनी पास वाली चेयर पर बैठते हुए देखता है तो धीरे से कहता है, तुम्हें भी खाना है। अक्षी क्यूट सा फेस बनाकर, नहीं मैं इंसान हूँ गंदे अंकल, घास फूस में नहीं खाती। अग्नि जो दूसरा बाइट लेने ही वाला था अक्षी की बात सुनकर उसे देखने लगता है और अपना बाइट लेकर कहता है, इसे घास फूस नहीं हेल्थी खाना कहते हैं। अक्षी हंसते हुए कहती है, क्या फ़ायदा आपके एक्सरसाइज और हेल्थी खाने का जब आप रात को पूरी ड्रिंक की एक बोतल ही अपने मुंह से लगाकर गटक गए। अग्नि हैरानी से अक्षी की ओर देखता है और धीरे से कहता है, लिटिल कैट डोंट टेल मी कि तुम आधी रात को जगकर मुझ पर नज़र रख रही थी। अक्षी भी धीरे से कहती है, मैं आप पर नज़र नहीं रख रही थी, वो तो रात को मेरी आंख खुल गई थी और मुझे बहुत प्यास लगी थी लेकिन जग में पानी नहीं था। फिर मैंने लक्ष्य मौछा की नींद खराब करना सही नहीं समझा, इसलिए मैं खुद ही रात को पानी लेने के लिए बाहर आ गई और गलती से आपके रूम के सामने पहुंच गई जहां पर आपके रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और मैंने आपको ड्रिंक करते हुए देख लिया। अग्नि को और कुछ अच्छे से सुनाई दिया और या नहीं दिया हो लेकिन उसे लक्ष्य मोछा बहुत अच्छे से सुनाई दिया जिससे वो बुरी तरीके से अक्षी को घूरने लगता है और फिर उसे इग्नोर करके अपना नाश्ता करने लगता है। अक्षी एक बार फिर से कहती है, मैं आपको गंदे अंकल बिल्कुल सही कहती हूँ, अब आप अकेले खाना खा रही हो, किसी के आने का वेट तो कर लो ताकि सब एक साथ खा सके। अग्नि बड़े ही एटीट्यूड से, अग्नि सिंह चौहान किसी का वेट नहीं करता, लोग उसका वेट करते हैं, अंडरस्टैंड लिटिल कैट। अक्षी अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहती है, चोचले है सब हूँ कहते हुए। अग्नि दिखने में तो पिद्दी सी हो लेकिन बातें ऐसे करती हो जैसे पता नहीं किसी की दादी अम्मा हो। अक्षी बड़े ही एटीट्यूड से कहती है, मैं दादी अम्मा नहीं प्रिंसेस हूँ अपनी मम और माछी की। अग्नि ये सुनकर अक्षरा की ओर देखने लगता है जिसका पूरा ध्यान उसके फ़ोन में था। ये देखकर अग्नि खुद से कहता है, ऐसा भी क्या गौर से देख रही है फ़ोन में। अक्षी उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, देख रही होगी माछी आपकी किसी फोटो को, फिर उसका प्रिंट निकलवाकर अपने रूम में लगा देगी और ये क्या ही करती है इतने गौर से, तो बस आपकी हो अच्छी अच्छी फोटो साइट से ढूंढती रहती है। अग्नि जब ये सुनता है तो एक नज़र अक्षरा की ओर देखकर अक्षी से कहता है, मेरी फोटो अपने रूम में मीन्स। अक्षी अपने माथे पर अपना हाथ मारकर कहती है, अरे आप इतने बुद्धू क्यों हैं, खैर आपको तो ये बात पता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि माछी आपकी रोज एक अच्छी सी फोटो फ़ोन में ढूंढकर उस फोटो को निकलवा लेती है और उस अपने रूम की एक साइड दीवार पर लगा देती है। आप देखना जाकर माछी के रूम में, इतने अच्छे से तो उन्होंने मेरी फोटो नहीं लगाई है जितने अच्छे से आपकी लगा रखी है, और वो भी हार्ट शेप के अंदर। ये सुनकर अग्नि एक बार फिर अक्षरा की ओर देखने लगता है और अब तो उसका मन अक्षरा के कमरे को देखने का कर रहा था जिसमें अक्षरा ने उसकी ढेर सारी फोटोज लगा रखी थी। फिर वो अक्षी से कहता है, और तुम्हारी मासी कब से मेरी फोटोज लगा रही है। अक्षी उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगती है। अग्नि ही देखकर, मुझे अपनी आंखों से घूरना बंद करो, बार बार मैं नहीं डरने वाला इनसे, और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। अक्षी फिर भी उसे घूरकर कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, जाओ जो करना है करो। अग्नि गुस्से से अपनी आंखें भींच लेता है और गुस्से को कंट्रोल करके अपनी आवाज में नरमी लाते हुए अक्षी से कहता है, लिटिल कैट बताओ मुझे कि प्लीज
अक्षी जब अग्नि के मुंह से प्लीज सुनती है तो तिरछी स्माइल करने लग जाती है और कहती है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन जब मैं 2 साल की थी उस टाइम से ही मैंने माछी को आपकी फोटोज लगाते हुए देखा था। और उससे पहले में माछी ने हमारे पुराने घर में आपकी फोटोज से अपना कमरा भर रखा था। तभी अक्षी अग्नि से, क्या आप मेरी माछी को पसंद करते हो? अग्नि ये सुनकर गुस्से से, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी कभी पसंद नहीं करूंगा। अक्षी खुद अगर पसंद कर भी लिया तो भी मैं आपको अपनी माछी के आसपास नहीं रहने दूंगी। कहते हुए अक्षी एक वार्निंग लुक अग्नि को देती है और फिर अक्षरा के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। अग्नि अपना सिर झटकर खाना खाने लगता है, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें बार बार अक्षरा पर ही जा रही थी, जो उसे एक नज़र देख तक नहीं रही थी। गेस्ट रूम में अहाना की जैसे ही आंखें खुलती है उसके सामने ध्रुव का हैंडसम फेस आ जाता है। ध्रुव इस वक्त अहाना के सीने पर अपना सिर रखे सिया हुआ था और उसकी कमर पे को अपने हाथों से पकड़ रखा था। सोते हुए ध्रुव बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। ये देखकर अहाना के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो अपनी एक उंगली से ध्रुव के माथे को छूने लगती है तो कभी उसके गाल को छूती है। ध्रुव जो उसके हिलने डुलने से ही जाग गया था, वो अपनी आंखें बंद किए हुए अहाना की हरकत को फील करने लगता है। वही अहाना कुछ सोचकर अपने हाथ रोक लेती है और तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है जहां इस वक्त सुबह के 9 बज चुके थे। ये देखकर अहाना ध्रुव को अपने ऊपर से धक्का दे देती है और बेड पर बैठ जाती है। वहीं अहाना के धक्का देने से ध्रुव सीधा फ्लोर पर जाकर गिरता है और वो दर्द से झट से अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठी हुई अहाना को घूरने लगता है। अहाना की नज़रें जब उससे मिलती है तो वो डर से अपना थूक कटक लेती है और कहती है, वो सुबह के 9 बज चुके हैं। ध्रुव अपनी कमर पर हाथ रखकर फ्लो से खड़ा होता हुआ अहाना के सामने जाकर थोड़ा गुस्से से कहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह के 9 हर रोज बजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी कमर ही तोड़ दो। आह, कितनी जोर से धक्का दिया तुमने मुझे बेड से। अहाना जब ध्रुव के मुंह से आह सुनती है तो वो बेड से खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या आपको ज्यादा चोट लग गई है? आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको चोट पहुंचाना नहीं था। आप एक काम कीजिए, मुझे बाम दे दीजिए, मैं अभी आपकी चोट वाली जगह पर अच्छे से मालिश कर देती हूँ, फिर आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। ध्रुव ये सुनकर अपनी टी शर्ट निकाल देता है और बेड पर अपने पेट के बल लेटकर अहाना से कहता है, बाम साइड ड्रॉअर में रखा है, खुद निकाल लो, मुझमें चलने की ताकत नहीं बची है। अहाना ये सुनकर ड्रॉअर की ओर जाती है और 3-4 ड्रॉअर खोजने के बाद उसे बाम मिल ही जाता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और फिर वो ध्रुव की ओर जाकर उसके पास बेड पर बैठ जाती है और जैसे ही बाम की सीसी खोलकर अपने हाथों में बाम लेकर ध्रुव को लगाने के लिए उसकी पीठ की ओर देखती है तो पाती है कि उसकी पीठ पर इस वक्त खरोचने के निशान थे, जिन्हें देखकर अहाना अच्छे से समझ जाती है कि ये उसके ही दिए हुए नाखूनों के निशान हैं जो उसने तब दिए थे जब अहाना और ध्रुव फिजिकल हुए थे। उन्हें देखकर अहाना का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो इसे इग्नोर करके ध्रुव से कहती है, दर्द कहाँ हो रहा है? ध्रुव अपने मन में, दर्द तो कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह दर्द के बहाने तुम इतने पास आ गई हो, अब तो झूठा दर्द भी बनाना पड़ेगा। कहते हुए ध्रुव अपने एक हाथ को अपनी पीठ के थोड़ा नीचे ले जाता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, यहाँ। अहाना ये सुनकर ध्रुव की पीठ के नीचे उसकी कमर पर अपने हाथ रख देती है और धीमे धीमे वहां मसाज करने लगती है। ध्रुव जब अहाना के कोमल हाथों को अपनी कमर पर महसूस करता है तो सुकून से उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद किए हुए अहाना के हाथों की मूवमेंट को फील करने लगता है। वही पीछे बैठी अहाना के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, वो उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना आ गया था। वो ध्रुव की हॉट पीठ को देखने लगती है। उस रात तो वो नशे में थी, लेकिन आज वो पूरे होश हवासों में ध्रुव को हाफ नेक देख पा रही थी, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन किसी रोलर कोस्टर की तरह बढ़ने लगी थी। अहाना उसकी पीठ को देखकर अपनी आंखें बंद करके मसाज करने लगती है और फिर 5 मिनट बाद ही बेड से उठकर कहती है, हो गया। ध्रुव उसकी आवाज़ सुनकर होश में आता है और अपनी आंखें खोलकर अहाना की ओर देखकर कहता है, इतनी जल्दी? लेकिन मुझे तो अभी भी दर्द फील हो रहा है। अहाना अपनी गर्दन झुकाकर कहती है, थोड़ी देर दर्द रहेगा, उसके बाद दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए बेड से खड़ा होता है और अहाना के पास जाकर उसके कान में कहता है, अब तुमने इतने प्यार से मसाज जो की है, थोड़ी ही देर में दर्द गायब ही हो जाएगा। कहते हुए ध्रुव अहाना के कान को चूम लेता है, जिससे अहाना अपनी आंखें बड़ी कर ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव उसके चेहरे को देखकर कहता है, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत घूरो, वरना भी तुम्हारी आंखें निकलकर बाहर आ जाएंगी। अहाना ये सुनकर झट से अपनी आंखें नॉर्मल कर देती है और मुंह बनाते हुए एक नज़र ध्रुव को देखती है और वॉशरूम की ओर जाने लगती है। ध्रुव पीछे से उसे कहता है, कपड़े हैं या भिजवाने हैं? अहाना ये सुनकर रुक जाती है और बिना ध्रुव की ओर देखे कहती है, भिजवा दीजिए, और वॉशरूम में चली जाती है।
ध्रुव उसे जाता देख एक स्माइल करता है और फिर अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ अपने रूम में चला जाता है। एपिसोड 28। ध्रुव अपने रूम में जाता है और कॉल करके अहाना के कपड़े मंगा लेता है और उन्हें मारिया आंटी के हाथों उसके रूम में पहुंचा देता है। थोड़ी ही देर बाद सभी ही हॉल में तैयार होकर आ जाते हैं और अहाना जैसे ही अक्षरा को देखती है उसके पास जाकर कहती है, अक्षु चलो घर। कायनात जो अभी अभी नीचे आई थी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप सब जा रहे हैं? अहाना उसकी बात सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वहीं ध्रुव ये देखकर अपनी कोल्ड आवाज में अहाना को घूरते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट करके जाना। मगर अहाना उसे और उसकी बात को इग्नोर करती है और सीधे बाहर की ओर चली जाती है। अक्षरा ये देखकर सबको बाय करती है शिवाय अग्नि को छोड़कर और फिर अक्षी के साथ अहाना के पीछे पीछे चली जाती है। वहीं ध्रुव जब खुद की बात को नजरअंदाज होते हुए देखता है तो अपने मन में कहता है, आज शाम तैयार रहना अपनी इस गलती की पनिशमेंट के लिए मिस यूजलेस। कहते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वहीं अग्नि भी वहीं बैठा हुआ अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज टाइप करने लगता है। कायनात अपना खाना खाते हुए कहती है, चौहान साहब अब कल से हमारी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं तो आप कल से ऑफिस मत जाना, वहां का काम लक्ष्य भाई और आपके ये दोस्त संभाल लेंगे। अब ध्रुव भाई की भी शादी होने वाली है तो वो भी ऑफिस नहीं जा सकते। अग्नि कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुव कहता है, कायनात फंक्शन सारा दिन नहीं चलने वाले हैं, हम सभी ही ऑफिस जाएंगे, जब रस्म होगी तब आ जाएंगे टाइम से। अग्नि, हाँ जान भाई सही कह रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, हम टाइम से थोड़ा पहले घर आ जाएंगे। कायनात ये सुनकर एक स्माइल कर देती है और फिर अपना खाना खाने लगती है। वही विनायक खाना खाते हुए अपनी नज़रों से कायनात को ही देख रहा था। वो उसे आधे से ज़्यादा ऑब्जर्व करने में लगा हुआ था। तभी कायनात को अपने पैर पर किसी का पैर महसूस होता है। ये देखकर वो सामने बैठी चेयर पर विनायक को देखने लगती है और जल्दी ही अपना पैर पीछे कर लेती है और उसकी आंखों में डर आ जाने की वजह से वो अपनी गर्दन नीचे करके अपना खाना खाने लगती है। वही विनायक उसे देखकर एक तिरछी स्माइल करता है और फिर अपना खाना खाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद सभी ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं शिवाय विनायक कि वो घर पर ही रुकता है। वो अग्नि की शादी तक यही रुकने वाला था। इधर चौहान इंडस्ट्री। अग्नि इस वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ था और ठीक उसके सामने लक्ष्य खड़ा हुआ था। अग्नि उसे देखकर अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, या तो तुम मुझे आज अक्षरा का नंबर दो या फिर इस जॉब को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय खत्म कहो। लक्ष्य ये सुनकर अपने मन में कहता है, कहाँ से दूं मैं इन्हें नंबर, मैंने तो बस ईशा का नंबर लिया था और जिस दिन मिस लॉय के साथ लंच किया उस दिन भी उनसे उनका नंबर नहीं मांगा। अब ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, लगता है मेरी जॉब ही जाने वाली है। अग्नि उसे खुद में डूबा हुआ देखकर थोड़ा गुस्से से और तेज आवाज में कहता है, लक्ष्य क्या मेरी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच पा रही है जो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो? लक्ष्य उसकी आवाज सुनकर अपनी खोई हुई दुनिया से वापस आता है और कुछ सोचकर बहुत ही मासूम बनकर कहता है, सर मैं आपको उनका नंबर दे तो देता, लेकिन कहकर लक्ष्य रुक जाता है। अग्नि ये देखकर गुस्से से, लेकिन क्या लक्ष्य? लक्ष्य झूठ को सच बनाते हुए बोलता है, लेकिन सर मिस लॉय ने मुझसे चैलेंज किया है, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बॉस मेरा नंबर जरूर मांगेगा और तुम मेरा नंबर उन्हें बिल्कुल मत देना, और उन्होंने आपके बारे में ये भी कहा था कि कहकर लक्ष्य एक बार फिर चुप हो जाता है। अग्नि ये देखकर अपना हाथ जोर से टेबल पर मारकर गुस्से से कहता है, क्या कहा था उसने मेरे बारे में? लक्ष्य उसका इतना गुस्से देखकर 2 कदम पीछे हो जाता है और अपने मन में कहता है, मिस लॉय माफ करना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्लीज आप बाद में इस हैवान को हैंडल कर लेना, मुझे अपनी जॉब बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। कहकर लक्ष्य अग्नि से कहता है, मिस लॉय ने कहा था कि आप एक नंबर के डरपोक हैं और आप बस हवा में बातें करना जानते हैं, बाकी आप में कोई हिम्मत नहीं है, बस अपनी ये बॉडीगार्ड की पलटन लेकर अपना सीना चौड़ा करके घूमना आता है आपको। अगर ये पलटन ना हो तो आप एक डरपोक की तरह रहेंगे, और अगर आप हिम्मत वाले होते तो खुद मिस लॉय के सामने जाकर उनसे उसका नंबर मांगते, ना कि मुझसे। और ये भी कहा था कि आप कभी सामने से उनका नंबर खुद नहीं मांग सकते क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं है, और नंबर मांगने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है जो आप में रद्दी भर नहीं है। कहकर लक्ष्य चुप हो जाता है। वहीं अग्नि जैसे ही ये सुनता है गुस्से से उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहता है, ऐसा कहा चेरी ने, अब मैं उसे खुद बताऊंगा कि मुझ में कितनी हिम्मत है और कितनी नहीं, अब मैं खुद सामने से उसका नंबर मांगूंगा। और फिर लक्ष्य की ओर देखकर कहता है, मुझे नहीं चाहिए अब उसका नंबर तुमसे, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, अब तुम जाओ और आज का शेड्यूल लेकर आओ। लक्ष्य ये सुनकर जल्दी से अग्नि के कैबिन से भाग जाता है और अपने कैबिन में आकर अपनी चेयरी पर बैठकर पानी का गिलास एक सांस में पोते हुए ऊपर को तरफ देखकर कहता है, हे भगवान प्लीज मिस लॉयर को इस हैवान के गुस्से से बचा लेना, मैंने झूठ तो बोल दिया है, बस अब मिस लॉयर अग्नि सर को सच ना बता दे वरना मेरी नौकरी चली जाएगी।
आपको तो पता है मैंने इस कंपनी ने नौकरी पाने के लिए पूरे 16 सोमवार के व्रत रखे थे, तब जाकर महादेव मुझसे खुश हुए थे और माना कि बॉस थोड़े अकड़ू खड़ूस हैवान जल्लाद है, बट प्लीज लेकिन महादेव आपने मुझे ये जॉब दिला दी और बदले में मैंने भी तो आपको को 101 नारियल चढ़ाए थे, तो बस अब मेरी जॉब को बचाना और साथ में मिस लॉयर को इस हैवान के हाथों में अब की बार महादेव आप पर 201 नारियल चढ़ाऊंगा। कहते हुए लक्ष्य फिर शेड्यूल तैयार करता है और थोड़ी देर बाद अग्नि के कैबिन में जाकर उसे शेड्यूल बता देता है और फिर दोनों ही मीटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। साथ में अग्नि के पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड की भी फौज कार से उसके पीछे आने लगती है और अग्नि रिव्यू मिरर से जब ये देखता है तो उसे लक्ष्य की कही हुई बात याद आ जाती है कि अक्षरा ने ये कहा था कि बॉडीगार्ड की पलटन लेकर चलने से ही उसे हिम्मत आती है। उन्हें देखकर अग्नि अपने एक हाथ को खिड़की से बाहर निकालकर उन्हें रुकने के इशारा कर देता है, जिससे सारी कार पीछे एकदम से रुक जाती है और अग्नि बस लक्ष्य के साथ ही मीटिंग के लिए जाने लगता है। लक्ष्य जब ये देखता है तो उसे मन ही मन अब अक्षरा के लिए बुरा फील होने लगता है और वो सोचता है कि अग्नि अक्षरा के साथ क्या करेगा। इधर अक्षरा अहाना अक्षी जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने फ्लोर पर बुआ जी नीचे बैठी हुई थी और उनके सामने गोलू, अक्षरा और अक्षी का छोटा सा डॉगी उन्हें देखकर लगातार उन पर भौंके जा रहा था। बुआ जी जब अक्षरा को देखती है तो झट से खड़ी हो जाती है और उसके पीछे जाकर कहती है, हे तीखी मिर्ची, समझा अपने इस कुत्ते को, मुझ पर ना भूखे, इसने सारी रात मुझे यहाँ सोने नहीं दिया। अक्षरा और अहाना अक्षी ये सुनकर दबे मुंह हंसने लगते हैं। वहीं अक्षी अपनी हंसी कंट्रोल करके चेहरे पर गुस्सा लाकर कहती है, बुआ दादी ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम गोलू है। बुआ जी अब ये गोलू हो या मोलू, इस जल्दी से संभालो। अक्षरा अक्षी को अपनी गोद से उतारती है और जाकर गोलू को अपने हाथ में उठा लेती है। बुआ जी ये देखकर एक राहत की सांस लेती है और फिर बड़े ही एटीट्यूड से अहाना से कहती है, आज तुम हॉस्पिटल मत जाना, आज से तुम्हारी शादी के रिचुअल्स शुरू होने वाले हैं। शाम को तुम्हारी हल्दी है, विजय के घर से उसकी झूठी हल्दी आ जाएगी और वही तुम्हें लगेगी, इसीलिए तैयार रहना। मैंने अपने कुछ मेहमानों को बुलाया है और तुम भी अपने कुछ गेस्ट को बुला लेना। जितनी जल्दी से तुम्हारी शादी होगी उतना अच्छा है। उसके बाद अक्षरा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है जल्दी से कहती है, ओ बुआ जी मुझसे तो आप कोसों दूर हो रहना, मेरे लिए आपको कोई लड़का देखने को जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए देख लूंगी। पता चला कि अपने जैसा ढूंढ कर ले आए मेरे लिए, आप तो झेल ही नहीं जाती, उसे कैसे झेलूंगी पूरी उम्र। बुआ जी गुस्से से कुछ कह पाती उससे पहले अहाना बोल पड़ती है, अक्षु अब चुप हो जाओ और जाकर रूम में बाकी गेस्ट को कॉल करके शाम तक यहाँ आने के लिए बोल दो, तब तक मैं भी सारे मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर देती हूँ। अक्षी मम आप क्यों करोगे सब, जब बुआ दादी ने आपकी शादी की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तो फिर मेहमानों की खातिरदारी करने में भी ये कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आप तो दुल्हन हो, आपको तो अच्छे से तैयार होना चाहिए, वैसे भी हम लड़कियों को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है और बुआ दादी बड़ी है, वो अपने हिसाब से सब देख लेंगी, आप चलिए मेरे साथ। कहते हुए अक्षी खींचते हुए अहाना को अपने साथ रूम में ले जाती है और वहीं अक्षरा भी गोलू को लेकर अपने रूम में भाग जाती है और इधर बुआ जी उन्हें आंखें फाड़े हुए जाते हुए देखती है, फिर टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाती है और डेकोरेशन वाले को बुला लेती है। शाम का वक्त, अहाना इस वक्त हॉल में बैठी हुई थी। उसने इस वक्त एक बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था और फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन रखी थी और बाकी सब मेहमान वहीं हॉल में बैठे थे। अक्षरा ने भी आज येलो कलर का प्लाजो सूट पहन रखा था और अक्षी ने येलो कलर का जंपसूट। अक्षरा ने सभी ही मेहमानों को कॉल करके बुला लिया था और साथ में अक्षरा ने कायनात को भी कॉल करके पूरी फैमिली के साथ आने के लिए कह दिया था। अहाना बैठी हुई एकटक दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे वो ध्रुव के आने का वेट कर रही हो। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। ध्रुव के करीब जाने पर उसे जो महसूस होता है ऐसा उसे विजय के साथ रहने से नहीं होता। वो राह देख ही रहा थी कि तभी बुआ जी हल्दी की कटोरी लेकर आती है और अहाना के सामने रखकर सबसे पहले अहाना को हल्दी लगाकर फिर बाकी सबको देखकर कहती है, दूल्हे के घर से हल्दी आ गई है, अब आप सब भी हल्दी लगा लीजिए। कहते हुए सब आगे आते हैं और अहाना को बुआ जी के बाद अक्षरा और अक्षी हल्दी लगाते हैं और फिर ईशा कुणाल बाकी सब एक एक करके अहाना को हल्दी लगाने लगते हैं। अहाना बस अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए हुए उन सब के बीच बैठी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। इधर सिंघानिया हाउस के पीछे वाले दरवाजे पर ध्रुव इस वक्त एक हल्दी की कटोरी लिए उसे एक गमले में गिरा देता है और उस गिरी हुई हल्दी को देखकर अपनी ऑब्सेस्ड आवाज में कहता है, मेरी अहाना पर तो मैं अब किसी और की नजरें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस साले विजय की झूठी हल्दी अपनी जान के शरीर पर कैसे लगने दूंगा। अब उसे तो मेरी झूठी हल्दी ही लगेगी। देखते हैं मेरी जान पर मेरी झूठी हल्दी का कितना निखार आता है।
कहते हुए ध्रुव बड़े ही स्टाइल से अपने कदमों को वहां लगे एक वॉश बेसिन के पास ले जाता है और वहां पानी चलाकर अपना फेस धोने लगता है क्योंकि उसके दोनों गाल पर हल्दी लगी हुई थी। आखिर भाई पहले अक्षरा ही हल्दी की कटोरी लेकर उसके पास आई थी और उसने ध्रुव को हल्दी लगाई थी और विजय वाली जल्दी को उसने ध्रुव को ही दे दिया था। ध्रुव ने अक्षरा के हाथों से वो कटोरी लेकर अपनी वाली झूठी हल्दी की कटोरी उसे दे दी थी, जिससे अक्षरा जल्दी से कटोरी को ले जाकर किसी लड़के को दे देती है और वो लड़का बुआजी को हल्दी देकर कहता है कि वो विजय के घर से झूठी हल्दी लेकर आया था। अब ये सब तो जीजा साली की चाल थी। अभी तो आगे चलकर जीजा साली का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, जिसे देखकर तो अग्नि और भी ज्यादा जलेगा। इधर एक आलीशान रूम में एक 28 साल का लड़का इस वक्त अपने हाथ में कायनात और अग्नि की एंगेजमेंट तस्वीर लिए हुए उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड थी, गोरा रंग, भूरी आंखें, पतले होठ, गर्दन पर स्टार का बना हुआ टैटू और एक कान में सोने की बाली। वो तस्वीर को देखता हुआ एक स्मित करता है और कहता है, तो अग्नि सिंह चौहान शादी करने जा रहा है। इंटरेस्टिंग। अब इसकी शादी में मुझे बिन बुलाए मेहमान बनकर जाना होगा। आखिर वहाँ कुछ धमाका भी तो करना है। फिर वो अपने सोफे पर लेटकर उस फोटो को देखता है और अपनी जेब से लाइटर निकालकर कोने में उसमें लाइटर से आग लगा देता है और उस फोटो को जलते हुए अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। आग उस लड़के के हाथ के उस हिस्से तक पहुंच जाती है जहां से उसने फोटो को पकड़ा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर किसी भी तरह का दर्द नहीं आता। वो बस बिना किसी इमोशन के उस जलती हुई फोटो को देखने लगता है और फिर जब वो फोटो पूरी तरीके से जलकर राख में बदल जाती है, उस राख को अपने हाथों में मसलकर कहता है, चौहान ब्रदर्स को भी अब ऐसे ही मुझे मसलना है, वो भी बुरी तरह से। अब कोई उन्हें मुझसे नहीं बचा सकता और जो अब बीच में आएगा वो अपनी कम से हाथ धो बैठेगा। कहते हुए एक डेविल स्माइल करता है। अब इसे कौन समझाए कि अब चौहान ब्रदर्स को बचाने के लिए अक्षरा उनकी प्रोटेक्टर बनी हुई है। अब इसे चौहान ब्रदर्स तक पहुंचने से पहले अक्षरा से मुकाबला करना पड़ेगा। एपिसोड 29। थोड़ी ही देर में अहाना की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अहाना अपने रूम में नहाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, दरवाजे को अच्छे से अंदर से लॉक कर देती है और फिर कबोर्ड की ओर जाकर अपने कपड़े निकालकर बेड पर रख देती है और फिर नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाकर डोर को अंदर से लॉक करती है और पीछे मुड़ती है, उसके डर से चीख निकल जाती है क्योंकि उसके सामने ध्रुव बड़े ही स्टाइल में खड़ा हुआ उसे देख रहा था। ध्रुव जब उसके चीखने की आवाज़ सुनता है तो कहता है, मिस यूजलेस, व्हाई आर यू शाउटिंग? कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। अहाना उसे पास आकर कहती है, मैंने कितनी बार कहा है आपसे ऐसे भूतों की तरह कभी भी प्रकट मत हुआ करे मेरे सामने, मुझे डर लगने लगता है आपको ऐसे देखकर। और आप यहाँ पर मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे हो वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? ध्रुव उसे नीचे से ऊपर देखकर अपनी हस्की वॉइस में कहता है, मिस यूजलेस, हॉट लग रही हो, मेरी झूठी हल्दी तुम्हारे शरीर पर जच रही है। अहाना जैसे ही ये सुनती है अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, आपको झूठी हल्दी नहीं लगी है, मुझे तो भी। जैसे ही अहाना विजय का नाम अपने मुंह से लेने वाली होती है, उसी वक्त ध्रुव अपने होठों को आपस में भींचकर उसे देखने लगता है। अहाना ये देखकर चुप हो जाती है क्योंकि उसे ध्रुव की कही हुई बात याद आ जाती है कि जब भी वो विजय का नाम अपनी जुबान से लेगी, ध्रुव उसे एक लॉन्ग डीप किस करेगा। ध्रुव उसे चुप होता देख स्मर्क करता है और कहता है, चुप क्यों हो, बोलो आगे। अहाना कुछ सोचकर कहती है, आपकी झूठी हल्दी नहीं लगी है मुझे, मेरे मंगेतर को झूठी हल्दी लगी है। ध्रुव ये सुनकर अहाना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अहाना उसकी चेस्ट पर अपने हाथ रख लेती है और ध्रुव के कपड़ों पर भी हल्दी लग जाती है। ध्रुव अहाना के गाल पर अपना गाल रखकर रगड़ने लगता है, जिससे अहाना के गाल पर लगी हुई हल्दी ध्रुव के गाल पर भी लग जाती है और अहाना की बॉडी में इससे एक सिहरन पैदा होती है। ध्रुव उसके दूसरे गाल पर अपना गाल रगड़ते हुए कहता है, मिस यूजलेस, मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे वॉशरूम में, तुम्हारे साथ हमारी हल्दी की रस्म पूरी करने आया हूँ। कहते हुए अहाना की गर्दन पर अपने गाल रखकर हल्दी लगा देता है। अहाना ये देखकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने लगती है और फिर ध्रुव को खुद से दूर करके कहती है, हो गई अब हल्दी की रस्म पूरी, अब निकलो यहाँ से। ध्रुव ये सुनकर उसे घूरता हुआ कहता है, मिस यूजलेस, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं रहती मुझे अपने आप से दूर भेजने की, और अभी तो तुम्हारी सुबह की भूल की पनिशमेंट भी बाकी है। अहाना कंफ्यूज होती हुई, मैं आपको बता दूं मिस्टर चिपकू, मैं रोज भीगे हुए बादाम खाती हूँ, मेरी यादाश्त बहुत तेज है और मैंने कौन सी भूल कर दी सुबह जो मुझे याद ही नहीं। ध्रुव उसके करीब जाकर, बाद खाकर भी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है, कौन सी शॉप से बादाम खरीदती हो, कहीं वो तुम्हें एक्सपायर वाले बादाम तो नहीं देता, इसीलिए तो तुम्हें खाकर भी कुछ याद हो नहीं रहता।
अहाना गुस्से से, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के बादाम खरीदती हूँ और दिमाग मेरा नहीं आपका घुटनों में है। हूँ घुटनों में भी क्या, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, एटलीस्ट मेरा घुटनों में तो है, आपका तो वो भी नहीं। ध्रुव उसकी बाजू को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मिस यूजलेस, अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो मैं इतनी बड़ी एम्पायर का बॉस नहीं होता और ना ही एक माफी। ध्रुव ये कहते हुए रुक जाता है क्योंकि वो अभी अहाना को ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक माफिया भी है। अहाना उसके सीने पर अपना एक हाथ मारकर कहती है, अब क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, आगे बोलिए। ध्रुव, तुम यूजलेस चुप रहोगी तभी तो मैं बोलूंगा, रट्टू तोते को तरह बोलती रहती हो, बस मेरी तो सुनती ही नहीं हो। अहाना ये सुनकर कहती है, हाँ तो क्यों सुनूं मैं आपको, आपकी आवाज़ मुझे अलार्म क्लॉक रिंगिंग की तरह लगती है, जैसे सुबह जब अलार्म बजता है और सोए हुए इंसान को वो इरिटेट लगता है, उसी तरह आपको आवाज़ भी मुझे इरिटेटिंग लगती है। तो क्यों सुनूं मैं आपको। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम अब इसी इरिटेट बंदे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हो, समझी मिस यूजलेस। अहाना गुस्से से, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ध्रुव उसका हाथ पकड़कर एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, छोड़ना भी मत मिस यूजलेस। ये कहकर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अहाना को ध्रुव की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था, वहीं ध्रुव को अहाना की आंखों में कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। ध्रुव ऐसे ही देखता हुआ अहाना को उसकी कमर से लिफ्टिंग करता हुआ शॉवर के नीचे ले जाता है और शॉवर ऑन कर देता है, जिससे ठंडा पानी उन दोनों की बॉडी पर गिरने लगता है। ध्रुव अहाना के शरीर पर लगी हुई हल्दी को साफ करने लगता है। उसके हर एक टच से अहाना की सांसें भारी हो रही थी, वो अपने होठों को आपस में भींचकर अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव जब ये देखता है तो अहाना के होठ पर अपनी एक उंगली फिराकर कहता है, डोंट बाइट योर लिप्स मिस यूजलेस, इट्स माई ड्यूटी नॉट योर्स। कहते हुए अहाना को गर्दन के पास अपना चेहरा ले जाता है और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर बहुत जोर से बाइट कर लेता है, जिससे अहाना के मुंह से आह निकल जाता है। ध्रुव उसकी गर्दन से दूर होकर उसके चेहरे को देखकर कहता है, इट्स योर पनिशमेंट मिस यूजलेस टू इग्नोर मी इन द मॉर्निंग। अहाना ये सुनकर गुस्से से अब उसे घूरने लगती है, वहीं ध्रुव उसके चेहरे पर आए हुए गीले बालों को पीछे करते हुए कहता है, नाउ टेक ए शॉवर, आई एम गोइंग। कहते हुए ध्रुव मुड़कर जाने लगता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ये महसूस कर ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उसे लगा कि अहाना उसे जाने नहीं देना चाहती। वो मुस्कुराते हुए अहाना की तरफ मुड़ता है और जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उससे पहले अहाना उससे वार्निंग टोन में कहती है, गीले हो चुके हैं आप, ध्यान से जाना, अगर मेरे कमरे में फ्लो पर थोड़ा सा भी पानी नजर आया तो आपसे ही पोछा लगवाऊंगी। अंडरस्टैंड मिस्टर चिपको। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे से हंसी चली जाती है और वो खुद से कहता है, ये 5 फुट 2 इंच की लड़की एक माफिया किंग से पोछा लगवाएगी, क्या दिन आ गए हैं। अहाना, सुना ना अपने, अब ध्यान से जाना, फर्श गिला नहीं होना चाहिए। ध्रुव चिका कहता है, अब नीचे से ऊपर तक तो हिला हो चुका हुआ फर्श पर पैर नहीं रखूं तो क्या उड़कर जाऊं। अहाना गुस्से से, मुझे नहीं पता, जैसे ही जाए, मगर मेरे रूम में पानी की एक भी बूंद मुझे अपने फर्श पर नहीं चाहिए। ध्रुव गुस्से से, ठीक है मेरी माँ, कहते हैं और अपना हाथ अहाना के हाथ से छुड़वाकर बाहर की ओर चला जाता है और रूम में जाकर पायदान को खिसकाते हुए उस पर अपने पैर रखता हुआ बालकनी तक जाता है और फिर वहां से खिड़की से उतर के पाइप के सहारे नीचे चला जाता है। अब तक रात हो चुकी थी, इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर चौहान मैंशन की ओर निकल जाता है। वही उसके जाते ही एक कार सिंघानिया हाउस के पीछे वाले दरवाजे के सामने रुकती है। उस कार की ड्राइविंग सीट से एक ब्लैक हड्डी और जीन्स पहने एक लड़का बाहर आता है और उस पाइप के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ऊपर की ओर देखने लगता है। फिर खुद से कहता है, सेकंड फ्लोर पर अहाना भाभी का रूम और थर्ड फ्लोर पर चेरी का, मुझे इस पाइप से थर्ड फ्लोर पर जाना है। अब आप समझ हो गए होंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि अग्नि है, जो आज अक्षरा के रूम का टूर करने आया था और उससे नंबर लेने आया था। अग्नि जैसे ही पाइप पर चढ़ता है उसके हाथ और पैर फिसल जाते हैं और वो ठीक से चढ़ नहीं पाता। ये देखकर वो पाइप को गौर से देखता है और खुद से कहता है, ये पाइप कहीं से लीक है क्या, इस पर ये पानी कहाँ से आ गया। कहते हुए नमे सिर हिला देता है और बेचारा फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगता है। बेचारा 3-4 बार आधा चढ़ता है और फिर फिसल कर वापस नीचे आ जाता है। ध्रुव खुद तो अपनी जान से मिलकर चला गया, लेकिन अग्नि के लिए रास्ता डिफिकल्ट करके चला गया, मगर अग्नि हार नहीं मानता। वो 3-4 बार फिर ट्राई करता है और आखिर में उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है। वो थर्ड फ्लोर पर अक्षरा के रूम की बालकनी में चला जाता है और फिर उसके रूम के अंदर जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाता है। रूम में इस वक्त कोई नहीं था। फिर अग्नि वहां की दीवारों को देखकर खुद से कहता है,
ये लिटिल कैट ने मुझसे झूठ कहा, मुझे तो यहाँ की दीवारों पर कहीं अपनी एक भी फोटोज नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर हर जगह चेरी और उसके दोस्तों के साथ भाभी और लिटिल कैट की फोटोज है। खैर मुझे क्या, मैं कौन सा यहाँ फोटोज देखने आया था, मैं तो उस चेरी से मिलकर उसे ये दिखाने आया हूँ कि मुझ में बहुत हिम्मत है। लेकिन ये चेरी है कहाँ? अग्नि ने इतना ही कहा था कि तभी वॉशरूम का डोर खुलता है। अग्नि डोर खुलने की आवाज़ से उस और देखने लगता है और जैसे ही देखता है उसकी नज़रें वही जम जाती है और हार्टबीट तेज हो जाती है। सामने वॉशरूम से अभी अभी अक्षरा नहाकर निकली थी। उसने इस वक्त बस खुद से शरीर पर रेड कलर का टॉवल लपेट रखा था जो बस उसकी थाई तक ही आ रहा था। उसकी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। वो रेड कलर का टॉवल उसकी स्किन पर किसी रेड रोज की तरह दिख रहा था और उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिल रहा था। लेकिन अग्नि की नज़रें तो कहीं और ही थी। वो तो अक्षरा के क्लीवेज पर तो तिल था। उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखने लगता है। उसे अब उस तिल से जलन सी होने लगती है और वो एकटक उसकी ओर देखने लगता है जैसे उसे अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा। अक्षरा की नज़र जैसे ही अग्नि पर जाती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो जब अग्नि की नज़रों को फॉलो करती है तो उसकी आंखों में एक शरारत आ जाती है। वो अग्नि की तरफ बढ़ने लगती है और उसके सामने जाकर कहती है, मिस्टर किलर, डू यू वांना टच इट? अग्नि उसके तिल को ही देख रहा था। उसे कोई होश नहीं रहा था। वो बेख्याली में हाँ में अपना सिर हिला देता है। अक्षरा ये देखकर गुस्से से उसके सीने पर अपने हाथ रखती है और उसे पीछे की ओर धक्का दे देती है जिससे वो दीवार से लग जाता है। और फिर अक्षरा बेड पर से चादर को उठाती है और खुद को कवर करके अग्नि की ओर देखकर कहती है, मिस्टर किलर, शर्म नहीं है क्या? किसे घूर घूर कर देख रहे थे? मुझे लगता है भूल गए आप, जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है। अग्नि उसके धक्का देने होश में आता है और जैसे ही अक्षरा की बात सुनता है अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। अक्षरा जब तो एकटक देख रहे थे, अब नज़रें चुराकर क्या फ़ायदा? अग्नि ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, वे योर क्लोथ्स, इस चादर का भी कोई भरोसा नहीं है कब फिसल जाए, और अगर ये फिसल गई तो मेरी नियत भी जरूर फिसल जाएगी। कहते हुए अक्षरा को अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगता है। वहीं अक्षरा ये सुनकर बेड से अपने कपड़े उठाती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। अग्नि ये देखकर उसके रूम को देखने लगता है जिसे बहुत ही सलीके से तैयार किया हुआ था। लेकिन को बेचारा तो हर दीवार को घूर घूर कर देख रहा था। सोच रहा था कि कहीं तो उसे अपनी फोटो नजर आएगी ही, मगर उसकी किस्मत खराब, उसे कहीं अपनी फोटो दिखाई ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद अक्षरा एक शॉर्ट पैंट और ओवरसाइज टी शर्ट पहनकर बाहर आती है और अग्नि को देखती है जो अब सोफे पर बैठा हुआ मैगजीन रीड कर रहा था। अक्षरा उसे देखकर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्यों आए हैं आप मेरे घर? अग्नि अपनी एक टांग पर टांग रखकर कहता है, तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाने। अक्षरा ये सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। वहीं अग्नि उसे देखकर आगे कहता है, तुमने ही लक्ष्य को कहा था ना कि मुझ में हिम्मत नहीं है, और तुम जब ही मुझे अपना नंबर दोगी, जब मैं खुद तुम्हारे सामने आकर तुमसे तुम्हारा नंबर मांगूंगा। और क्या कहा था तुमने लक्ष्य से? ये कि मैं अपनी गार्ड की पलटन को लेकर घूमता हूँ, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत आती है। अब मैं अकेला ही तुम्हारे घर, तुम्हारे रूम में तुमसे तुम्हारा नंबर मांगने आया हूँ, तो इससे अब तुम्हें ये साबित हो चुका होगा कि बहुत हिम्मत है मुझ में। यहाँ अग्नि अपनी तारीफें कर रहा था, वहीं अक्षरा कंफ्यूज होकर उसकी बातों को सुन रही थी। और जब अग्नि लक्ष्य का नाम लेता है, अक्षरा समझ जाती है कि जरूर लक्ष्य ने ही कोई गोलमाल किया होगा, वरना अक्षरा ने तो कभी लक्ष्य को ऐसी बातें कही ही नहीं। अक्षरा ये समझकर लक्ष्य से बाद में इसके बारे में डिस्कस करने का डिसाइड करती है और फिर अग्नि की तरफ देखकर कहती है, कहाँ ये आए हैं आप? अग्नि ये सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, कहाँ से का क्या मतलब? अपने घर से आया हूँ। अक्षरा उसके सामने सोफे पर बैठकर कहती है, मेरा मतलब है मेरे रूम में कैसे आए हैं आप? अग्नि ये सुनकर अपनी नज़रें एक बार फिर इधर उधर करने लगता है। अब अगर वो अक्षरा को ये बताता कि वो पाइप से चढ़ कर आया है तो उसकी इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ जाती। वो बड़े ही एटीट्यूड से अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारे रूम के दरवाजे से आया हूँ। ये सुनकर अक्षरा डोर की तरफ देखती है जो अंदर से लॉक था और फिर बालकनी के दरवाजे की तरफ देखकर अग्नि की ओर देखने लगती है। एपिसोड 30। अक्षरा अग्नि को देखकर कहती है, मुझे लगता है आपकी यादाश्त कमजोर हो गई है। डोर तो अंदर से लॉक है और बालकनी का दरवाजा खुला है। आई थिंक आप वहीं से अंदर आए हैं। अग्नि ये सुनकर बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, हाँ तो डोर अंदर से बंद था, तभी तो बालकनी वाले रास्ते से आया, वरना मैं डोर से ही आता। अक्षरा सोफे से खड़ी होकर कहती है, ठीक है आ गए हैं, अब जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस भी चले जाए। अग्नि भी सोफे से खड़ा होकर कहता है, क्यों जाऊं, अभी अभी तो यहाँ आया हूँ, थोड़ी देर यहीं घूमने तो मुझे। अक्षरा उसे घूरती हुई कहती है, ये मेरा रूम है, कोई आगरा का ताजमहल नहीं जो घूमेंगे यहाँ पर, और ना ही कोई गार्डन है बड़े आए घूमने वाले। अग्नि चिढ़ता हुआ अक्षरा से कहता है,
तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम क्या है? तुम भी तो मेरे घर आती हो, मैं क्या तुम्हें जाने के लिए कहता रहता हूँ? अब मुझे थोड़ी देर यहीं रहना है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अक्षरा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो रात भर यहीं रुक जाओ अब। अग्नि ये सुनकर एक डेविल स्माइल करता है और फिर अक्षरा के रूम की दीवारों को देखने लगता है। टीयर्स ऑफ जॉय अक्षरा उसे एक नज़र देखती है और फिर डोर की ओर जाकर बस अंदर से उसे अनलॉक कर देती है, क्योंकि अक्षी रोज लेट नाइट उसके रूम में आकर उसके पास सो जाती है। और फिर अक्षरा अपने केस से रिलेटेड एक फाइल लेती है और साइड डेस्क पर बैठकर उसे रीड करने लगती है। तकरीबन 10 मिनट बाद अक्षरा देखती है कि अग्नि उसकी फोटोज को छू छू कर देख रहा है और दीवारों पर अपने हाथ से नॉक करके देख रहा है। अक्षरा उसे देखकर कहती है, सुरंग नहीं है मेरे रूम की दीवार के पीछे जो उसे दरवाजे की तरफ नॉक करके देख रहे हैं आप? और क्या दीवारें मुझसे ज्यादा सेक्सी है जो ऐसे घूर के देख रहे हैं उन्हें? अग्नि अक्षरा की बातों को इग्नोर करता है और अक्षरा की फोटोज को देखने लगता है। अक्षरा ये देखकर अपने लैपटॉप में अपनी नज़र गड़ा लेती है। कुछ पल बाद अग्नि की नज़र एक छोटे से स्विच पर जाती है। वो स्विच अक्षरा की फोटो के बिल्कुल पास था। उसे देखकर अग्नि अक्षरा से कहता है, ये स्विच का बोर्ड किस चीज़ का है? इस पर तो बस एक ही बटन लगा हुआ। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अग्नि की तरफ देखती है और चेयर से खड़ी होकर उसके अग्नि के पास जाते हुए कहती है, नहीं उसे प्रेस मत करना। मगर उसके पहुंचने से पहले ही अग्नि स्विच ऑन कर देता है, जिससे अक्षरा की आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन जल्दी आने के चक्कर में उसका पैर मुड़ जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है अग्नि उसे उसकी कमर से पकड़कर थाम लेता है। उसी वक्त अक्षरा के रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक डिम लाइट जल उठती है और इसी के साथ अक्षरा के रूम की हर दीवार पर अग्नि की फोटोज विजिबल होने लगती है। अग्नि ये देखकर हैरान हो जाता है, जहां अभी तक उसे एक भी दीवार पर अपनी फोटो नजर नहीं आ रही थी, अब उसे हर दीवार पर अपनी फोटोज नजर आने लगी थी। वो हैरानी से अक्षरा की ओर देखने लगता है और फिर उसे ठीक से खड़ा करके उससे दूर होकर अपनी फोटोज देखने लगता है। अक्षरा ने है दीवार पर अग्नि के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी तस्वीरें थी और साथ में वो सारी तस्वीर दिल हट शेप लाइटिंग के अंदर लगाई हुई थी। अक्षरा पीछे खड़ी हुई अग्नि को ही देख रही थी, बस वो दुआ कर रही थी भगवान से कि अग्नि को उसके और अपनी बचपन वाली फोटोज ना दिखे जो उसने वही लगाई हुई थी। लेकिन आज भगवान भी उस पर मेहरबान नहीं था। अग्नि की नज़र बीचों बीच हॉट शेप पर लगी एक फोटो पर जाती है जिसमें अक्षरा और वो एक साथ खड़े हुए थे। वो अग्नि की बचपन की तस्वीर थी। अग्नि जैसे ही ये देखता है उस फोटो पर अपना हाथ फिराने लगता है और फिर अपने साथ खड़ी हुई छोटी सी लड़की को देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। उस फोटो में वो उस लड़की के हाथों में पकड़ी हुई कॉटन कैंडी खा रहा था, जिससे उस लड़की के छोटे से चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था, लेकिन वो लड़की उसमें भी बहुत क्यूट लग रही थी। अग्नि को ये देखकर उस रात की याद आ जाती है जब अक्षरा ने होटल के सामने सड़क पर खड़े होकर कॉटन कैंडी ली थी। उस फोटो में अग्नि उस वक्त 11 साल का था और अक्षरा उस वक्त 4 साल की थी। ये याद कर वो अक्षरा की तरफ देखता है और फिर उसे अपनी तरफ खींचकर उस फोटो की तरफ उसके फेस कर देता है और खुद उसके पीछे खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? अक्षरा उस फोटो को देखती हुई नमी आवाज में बोलती है, ये फोटो मेरे पास बचपन से है। ये सुनकर अग्नि को बेचैनी होने लगती है और वो अक्षरा को अपनी तरफ घुमा लेता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी बढ़ती सांसों में कहता है, चेरी क्या तुम विराज सिंघानिया और अवनी सिंघानिया की बेटी हो? अक्षरा जैसे ही अग्नि के मुंह से अपने मॉम डैड का नाम सुनती है उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो अग्नि की आंखों में देखकर हाँ के अपना सिर हिला देती है। अग्नि जैसे ही ये देखता है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो एकटक अक्षरा को देखने लगता है और कहता है, क्या ये सच है? अक्षरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो साइड में लगे स्विच बटन को फिर से प्रेस कर देती है जिससे सिर्फ एक दीवार का रंग बदल जाता है और इस बार अग्नि की तस्वीर की जगह अक्षरा अहाना की बचपन की तस्वीर के साथ बड़ी होने तक सारी तस्वीरें आ जाती है, जिनमें अक्षरा के मॉम डैड विराज और अवनी की भी फोटोज थी और कुछ तस्वीरों में छोटा अग्नि भी उनकी उंगली पकड़े हुए खड़ा था। अग्नि जब वो तस्वीर देखता है तो अक्षरा को तरफ देखकर कहता है, तुम सब कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? जानती हो मॉम ने तुम सबको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, तुमने हमसे अपने सारे कनेक्शन खत्म कर लिए थे। चेरी बताओ मुझे कहाँ चले गए थे अचानक से तुम सब, और अंकल आंटी वो दोनों कहाँ हैं? अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अग्नि से दूर होती है और स्विच का बटन एक बार फिर से प्रेस कर देती है, जिससे अब डिम लाइट ऑफ हो चुकी थी और सारी दीवारों से फोटोज गायब हो चुकी थी। अब बस वहां पर पहले की तरह ही दीवारें दिख रही थी जिन पर कुछ नहीं था और रूम की लाइट भी जल चुकी थी। अक्षरा बिना अग्नि की ओर देखे कहती है, अब आपको घर जाना चाहिए मिस्टर किलर।
अग्नि जैसे ही ये सुनता है और गुस्से से अक्षरा को पकड़कर वॉल से टीका देता है और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर गुस्से से कहता है, चेरी जो पूछा है उसका जवाब दो। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अक्षरा ये सुनकर गुस्से से अग्नि के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धक्का देती हुई चिल्लाते हुए कहती है, क्या जवाब दूं मैं ये कि अब नहीं रहे मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में। मर गए थे वो जब मैं 6 साल की था और मेरी दी उस वक्त बस 7 साल की थी। क्या बताऊं मैं, वो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। कहते हुए अक्षरा रोने लगती है। अग्नि जब ये सुनता है तो उसे भी बहुत हर्ट होता है और फिर वो अक्षरा की ओर देखता है जो अब पैनिक करने लगी थी। अग्नि ये देखकर अक्षरा के पास आता है और उसे उसके कंधों से पकड़कर कहता है, चेरी रिलैक्स, चेरी टेक ए डीप ब्रेथ। लेकिन अक्षरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अग्नि जब ये देखता है तो उसके दिल में अलग ही बेचैनी होने लगती है। वो ना आव देखता है ना ताव देखता है, बिना सोचे समझे अक्षरा के होठों पर अपने होठ रख देता है, जिससे अक्षरा की आंखें बंद हो जाती है और अग्नि उसके होठों पर अपने होठों रखकर उसे रिलैक्स फील करवाने लगता है। तकरीबन 10 मिनट बाद भी अग्नि अक्षरा के होठों को नहीं छोड़ता, बल्कि वो अक्षरा के होठों को अपने होठों के बीच लेकर उन्हें सक करने लगता है। उसे खुद नहीं पता चला कि कब वो अक्षरा को डीप किस करने लगता है। वो कभी उसके अपर लिप को सक करता तो कभी उसके लोअर लिप को किस करता। अक्षरा जब अपनी सेंस में आती है तो वो अपनी आंखें बड़ी करती हुई अग्नि को देखने लगती है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए उसे किस करने में मगन था। ये देखकर अक्षरा अग्नि के सीने पर अपने हाथ चलाने लगती है, जो अग्नि को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अक्षरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में भरकर उसके सिर एक ऊपर करके दीवार से पिन कर देता है और फिर उसके होठों को चबाने लगता है। वो अक्षरा के होठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो उन्हें ऐसे चूम रहा था जैसे उसे अपनी कोई फेवरेट कैंडी मिल गई हो। इधर अक्षरा उससे छुटने के लिए अब अपने हाथ भी नहीं चला पा रही थी। लगभग 25 मिनट से ऊपर हो गया था, मगर अग्नि था कि अक्षरा के होठों को खाए ही जा रहा था। तभी अक्षरा के रूम का डोर खुलता है और अक्षी जैसे ही सामने देखती है उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो जल्दी से अंदर जाकर अग्नि को टांग पर अपने हाथ मारकर कहती है, गंदे अंकल छोड़ो मेरी माछी को मत खाओ। अग्नि जब अक्षी की आवाज़ सुनता है तो वो झट से अक्षरा के होठों को छोड़ देता है और उससे थोड़ा दूर होकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। अक्षरा भी अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखती है और अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने लगती है और अक्षी अग्नि और अक्षरा के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर अग्नि को घूरते हुए कहती है, आप मेरी माछी को क्यों खा रहे थे। अग्नि ये सुनकर अक्षरा की तरफ देखता है और एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, बिकॉज योर मासी इज सो टेस्टी लिटिल कैट, कहते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फेर देता है। अक्षरा ये देखकर अपनी आंखें छोटी कर अग्नि को घूरने लगती है और अक्षी गुस्से से अग्नि की तरफ अपनी फिंगर करके कहती है, आज के बाद मेरी माछी के करीब भी दिखे तो केस ठोक दूंगी आप पर, फिर टेस्ट करते रहना जेल में पुलिस वाली आंटी को। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो अक्षी से कहता है, तुम पिद्दी से मुझ पर केस करोगी, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मासी से अकेले में कुछ बात करनी है। अक्षी, लेकिन मेरी मासी को आपसे कोई बात नहीं करनी। अग्नि एक नज़र उसे देखता है और फिर टेबल पर रखा हुआ अक्षरा का फ़ोन उठाता है जिस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ था और उसके फ़ोन से अपना नंबर डायल कर देता है और फिर अक्षरा की ओर देखकर कहता है, अपना नंबर सेव कर दिया है मैंने मिस्टर किलर के नाम से, कॉल करूंगा, कल मिलने आ जाना, लोकेशन भेज दूंगा। कहते हुए अग्नि बालकनी की तरफ जाने लगता है, मगर फिर अक्षरा की ओर देखता है और फिर अक्षी को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ अक्षरा के रूम के दरवाजे की ओर से बाहर जाता है और फिर नीचे चला जाता है। उसे जाते हुए बस अहाना ही देख पाती है और तो बाकी रूम में सो गए थे जो गेस्ट आज शादी तक रुके हैं। अहाना जब उसे जाते हुए देखती है तो एक नज़र अक्षरा के रूम की ओर देखती है और फिर कुछ सोचकर अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद अक्षी अक्षरा से कहती है, माछी आप अब फिक्र मत करो, मैं उन गंदे अंकल को आपके बिल्कुल पास नहीं आने दूंगी। अक्षरा ये सुनकर अक्षी को गोद में उठा लेती है और फिर उसे बेड पर लिटाकर खुद भी उसकी साइड में लेट जाती है और उसे थपकी देकर सुलाने लगती है। अक्षी तो कुछ देर बाद ही सो जाती है, लेकिन अक्षरा की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने मन में अग्नि को बहुत गालियां दे चुकी थी, आखिर आज अग्नि ने उसकी फर्स्ट किस जो चुरा ली थी। इधर अग्नि अब कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद किए हुए सीट से अपना सिर टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अक्षरा को किस करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग ने जन्म ले लिया था। वो अक्षरा से दूर नहीं होना चाहता था, मगर अक्षी के आने से उसे उससे दूर होना पड़ा। वो अपनी आंखें खोलकर अक्षरा के रूम की बालकनी की ओर देखकर अपनी जुनून भरी आवाज में कहता है, चेरी वेट फॉर मी, आई विल मेक यू माइन, कहकर कार स्टार्ट कर देता है और चौहान मैंशन की तरफ जाने लगता है।
थोड़ी ही देर बाद अग्नि घर पहुंचता है और घर के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अपने रूम की ओर जाने लगता है, कुछ सोचकर अपने कदम ध्रुव के रूम की ओर बढ़ा लेता है और उसके रूम का दरवाजा खोलकर डायरेक्ट उसके रूम में चला जाता है तो देखता है कि ध्रुव इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रहा है। ध्रुव जब अग्नि को देखता है तो अपने हाथ से 5 मिनट रुकने का इशारा करता है। ये देखकर अग्नि उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है और उसकी मीटिंग खत्म होने का वेट करने लगता है। लगभग 5 मिनट बाद ध्रुव की मीटिंग खत्म हो जाती है। ध्रुव लैपटॉप को बंद करके साइड में रखता है और अग्नि की तरफ देखकर कहता है, कुछ बात करनी है। अग्नि उसकी तरफ देखकर कहता है, भाई आपको पता है अक्षरा और रहाना भाभी, विराज अंकल और अवनी आंटी की बेटियां हैं। ध्रुव ये सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही शांत स्वभाव से कहता है, हाँ पता है, तभी तो अहाना से शादी करना चाहता हूँ, आखिर मेरा बचपन का प्यार जो मुझे मिल गया है। अग्नि हैरान होकर कहता है, आपको पता था कब से और मुझे क्यों नहीं बताया? ध्रुव जब अहाना के साथ वन नाइट स्टैंड किया था उसके अगले दिन ही मुझे उसके बारे में पता चल चुका था, इसीलिए मैं अब उसके पीछे पागल हूँ। और तुम्हें क्या बताता, अक्षरा कौन सा तुम्हारा बचपन का प्यार थी, उल्टा तुम तो उसे चिढ़ाते रहते थे और उस पर गुस्सा करते थे, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। अग्नि इस बात को पलट कर कहता है, आपको पता है अंकल आंटी अब इस दुनिया में नहीं है। ध्रुव ये सुनकर हाँ में गर्दन हिला देता है। ये देखकर अग्नि ध्रुव को अपनी सर्द निगाहों से देखने लगता है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।